Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medico. Today we are going to discuss about our, I think, फिफ्थ पार्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी जो हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। तो आज इस वीडियो में जो हम करेंगे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे एंटीबैक्टीरियल्स का। हम एंटीबैक्टीरियल के मैकेनिज्म को दो मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हैं और एक मरतबा जब हम फार्मा पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो अच्छे से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा। इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? वो इसलिए कि एंटीबायोटिक्स रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के बाद भी और प्री ऑपरेटिव सर्जरी केयर के बाद से पहले भी जितने भी पेशेंट हैं सबको हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती है और सब कुछ पता नहीं क्या क्या देना होता है, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तकरीबन रोल ही इनका है मेडिसिन में, ठीक है ना। जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल, मैंने अपनी इंटर्नशिप की तो मुझे मैंने जितना भी नोट किया, मैंने जनरल सर्जरी में इंटर्नशिप की, तो जितनों को भी मैंने देखा प्री ऑपरेटिव केस में, पोस्ट ऑपरेटिव केस में एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स। और जो मेरे सर थे डॉक्टर अजीज कुंदल साहब, उन्होंने भी मुझे कहा कि यार एंटीबायोटिक्स को आपने अच्छे से करना है और हो सके तो जब आप फार्मा स्टार्ट करो तो एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले करो। तो मैंने एंटी हेपेटाइटिस एंटी डायबिटिक वगैरह कर लिया था, तो फार्मा मैंने स्टार्ट एंटी बैक्टीरियल स्टार्ट की थी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये इस तरह नहीं होगा, माइक्रोबायोलॉजी से जब मैं करूँगा तब मुझे अच्छे से होगा फार्मा का। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे एंटीबैक्टीरियल का, और फार्मा में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा करेंगे, प्लस उसकी जो एग्जांपल्स होंगी। फॉर एग्जांपल सेफलोस्पोरिन हम पढ़ रहे हैं, सेफलोस्पोरिन की 5 जनरेशन है। अब 5 जनरेशन की आगे मेडिसिन हैं या सॉल्ट्स के नेम है, वो हम एज ए निमोनिक अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे तो उसके साथ अगर हम नाम याद करने बैठ जाएंगे सोर्स के, तो ये मिक्स हो जाएगा आपस में और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद नहीं रहेगा। और सेफलोस्पोरिन और जितने भी एंटीबायोटिक्स के नाम है वो तो वैसे ही जहन से निकल जाएंगे। तो होप उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट दूं एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म के बारे में। तो इस वीडियो के बेसिकली टू पार्ट्स होंगे, जिसमें मैं टोटली जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर करवा दूंगा। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इनहिबिशन ऑफ सेल सिंथेसिस है, सेल वॉल सिंथेसिस है, ठीक है ना। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है ना। ये दो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है, अल्टरनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है, ठीक है ना। अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो हम जो अब करेंगे वो इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? इसमें पेनिसिलिन आ जाती हैं, इसमें सेफलोस्पोरिन आ जाती हैं, इसमें कार्बापेनिन आ जाती हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें वैंकोमाइसिन आ जाती हैं, ठीक है ना। मोनोबैक्टीरियम आ जाती हैं, साइक्लोसिलिन एंड बेसिट्रेसिन आ जाती हैं और फॉस्फोमाइसिन आ जाती हैं। टोटल 7 ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट करती हैं सेल वॉल सिंथेसिस को। तो जो इनमें इंपॉर्टेंट है जो कि डेली रूटीन लाइफ में यूज होती हैं वो पेंसिलिन है या सेफलोस्पोरिन है, ठीक है ना, वैंकोमाइसिन है, ठीक है। इनको आप डिटेल में फार्मा में पढ़ेंगे और अभी इसमें हम गो थ्रू होंगे। तो डायरेक्ट मेंशन अबव ऑल आर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका एक है, सबका एक है, सिवाय वैंकोमाइसिन का। वो जो वैंकोमाइसिन जो है वो अटैक करती है डी एलेनिन बॉन्ड पर। तो इसी वीडियो में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वो किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करती है। तो पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन का जो है वो बिल्कुल 100% मिलता जुलता सेम है। इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है डेट क्रॉस लिंकेज पेप्टिडोग्लाइकन। ट्रांसपेप्टाइडेज आल्सो टर्म एज ए पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। अब होता क्या है, ये अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल तो यहाँ कोई होगी ना, ठीक है ना। तो सेल वाल यहाँ होगी, सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पे होगी। तो सेल मेम्ब्रेन में एक बाइंडिंग साइड होती है, बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और ट्रांसपेप्टाइडेज उस एंजाइम को भी कहते हैं। होता क्या है कि बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, बीटा लैक्टम ड्रग्स एक्चुअली जो सेफलोस्पोरिन हैं, उसके अलावा जितनी भी सेल वॉल सिंथेसिस ड्रग्स हैं वो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं एक्सेप्ट वैंकोमाइसिन, ठीक है ना।
तो जितनी भी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं वो इस पॉइंट पर आकर, ये आप देख सकते हो, इस पर प्रोटीन बाइंडिंग, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पर जाकर बॉन्ड बनाती हैं, जो कि फिर क्या करती हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स होती हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो सेल वॉल्स में होती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। होता क्या है कि ये इनहिबिट कर देती हैं, जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो इनहिबिट कर देता है उस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को। तो वो बॉन्ड, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जो बॉन्ड होते हैं नैग और नैम में जो बनते हैं, वो बाइंड नहीं हो पाते, वो बन नहीं पाते, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो कमजोर बनती है। जो नैग है, आपको ऑरेंज में नजर आ रहा होगा, उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ठीक है ना, और जो नैम है वो है एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। ये दो फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में। ये ना हो और ये डैमेज हो तो आपकी जो सेल वॉल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और अगर सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो होगा क्या कि सेल वॉल, जो सेल वॉल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सारी बात है लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी तो एंटीबॉडी को आसानी मिलेगी फैगोसाइटोस करने में, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो वैंकोमाइसिन का साइट ऑफ एक्शन क्या है, देखो। अब ये जो बॉन्ड है आप ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये पेंटापेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है ना। इसमें एल एलानिन है, डी ग्लूटामिन है, एल लाइजीन है, डी एलानिन, डी एलानिन है। अब वैंकोमाइसिन का साइट ऑफ एक्शन क्या है? वैंकोमाइसिन का साइट ऑफ एक्शन ये है कि ये इन पेंटापेप्टाइड के बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को, जो कि स्पेसिफिक है, वो है डी एलानिन, डी एलानिन के दरमियान का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करती है, जिसकी वजह से ये पेंटापेप्टाइड बॉन्ड डिजेनरेट होता है। ये डिजेनरेट होगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और बॉन्ड नहीं बन गया तो डिफिकल्टी इन बाइंडिंग होगी, डिफिकल्टी इन बाइंडिंग होगी तो सेल वॉल है वो जो नहीं बन जाएगी, नहीं बन पाएगी, और फिर होगा क्या, होगा ये कि सेल वॉल की स्लाइसिस हो जाएगी, और एंटीबॉडीज को, जो फैगोसाइटोज या मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफेजेस, उनको फैगोसाइटोज करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब वैंकोमाइसिन का, जो चूंकि ये बीटा लैक्टम ड्रग नहीं है, तो ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि बीटा लैक्टम, जिनमें जो बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजन है, वो बीटा लैक्टम ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और उनको हम कहते हैं मरसा, ठीक है ना, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोसिस ऑरेस, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया इतने कमीने हैं कि वो वैंकोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं वर्सा, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरेस, ठीक है। अब आ जाओ सेफलोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अल्टर हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन सेम है जिस तरह हम पेनिसिलिन में पढ़ के हैं। एक्टिव फर्स्ट जनरेशन में आ जाओ तो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मरसा में एक्टिव है। मरसा में हम जिनको जो बीटा लैक्टम ड्रग जिनमें काम नहीं करी, उनमें हम फर्स्ट जनरेशन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जनरेशन एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रोड्स, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रोड्स एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आपने इन चीज़ों को लाजमी बात याद रखनी, एंटीबायोटिक आपने ये ज़रूर याद रखना है। मुश्किल है याद रखना, लेकिन आपने याद ज़रूर रखना है, वो ये है कि कौन कौन सी ड्रग क्लासिफिकेशन जो है वो किस किस बैक्टीरिया को इफेक्ट करी है, किस किस बैक्टीरिया के खिलाफ है, ठीक है ना। ये याद करोगे तो, याद रखोगे तो आपको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलेगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन काजिंग एजेंट क्या है, और जब इन्फेक्शन काजिंग एजेंट आपको पता लग जाएगा तो आपको फिर जज करना आसान हो जाएगा कि इसको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये अब हमने दूसरा पार्ट आपका स्टार्ट कर लिया। ड्रग इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया विदाउट इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस इन ह्यूमन, क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन हैव 80 स्वेट्सबर्ग यूनिट राइबोसोम, उसमें जो 60s है लार्जेस्ट सब यूनिट्स, और 40s स्वेट्सबर्ग यूनिट, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो एंटीबॉडी, जारी बात है, जो जो हमने मेडिसिन, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेनी है, उसमें स्पेसिफिक साइट पर इफेक्ट अपना करना है, तो स्पेसिफिक अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये 50s और मिसमैच है 60s ह्यूमन राइबोसोम से, 30s इससे मिसमैच है, और ऑब्वियसली 80s जो है वो 70s से मिसमैच है। तो होगा क्या कि जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हम मेडिकेशन लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल राइबोसोम पर अटैक करेंगे, ना कि ह्यूमन पर, तो एक प्लस पॉइंट है। सम ड्रग्स एक्ट ऑन 50s, ठीक है ना, कुछ ड्रग्स हैं जो 50s पर अटैक करती हैं और कुछ हैं 30s पर। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स
ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S पर अटैक करती हैं। देखो मैंने फार्मा का काफ़ी हद तक करवा रहा हूँ साथ में, जब हम फार्मा में करेंगे तो फार्मा में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करने वाली रह जाएगी, क्लासिफिकेशन भी हो रही है साथ साथ, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो सार्स के नेम है वो याद करने वाले रह जाएंगे, ठीक है ना। तो होप हम दोबारा फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक मरतबा दोबारा करेंगे, लेकिन ये है कि मैं तकरीबन 80% मैं कवर करवा रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी की इस वीडियो में, फार्मा से रिलेटेड भी, और 20% सिर्फ और सिर्फ नाम रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में कर लेंगे फार्मा की। तो क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलिड्स है, क्लिंडामाइसिन है, लिनाजोल है, टेलिथ्रोमेसिन है और स्ट्रेप्टोग्रामिन है, ये एक्ट करते हैं 50S पर, ठीक। नोट द ड्रग्स मेंशन्ड अबव हैड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट माइक्रो लेवल। अब जारी बात है, माइक्रो लेवल पे स्टडी करने के लिए आपको ट्रांसलेशन वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह आनी चाहिए। अब मैं उसको कराने के लिए अब इतना डीप तो जाऊंगा नहीं, वो एक बेसिक लेवल है, आपको पढ़ते आ रहे हो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, तो वो आपको देख लेना। अगर अगर आपको नहीं आती तो मैं यही कहूँगा कि आप एक मरतबा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के जो टॉपिक है उससे एक मरतबा गो थ्रू हो जाए। वो अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको 100% पता लग जाएगा कि माइक्रो लेवल पर जो है ये ड्रग्स किस तरह जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जारी बात है टीआरएनए पे कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो वो जारी बात है कि वो माइक्रो लेवल पे एक फंक्शन होगा टीआरएनए, ठीक है ना। आरएनए की जो सबको टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है ना। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ब्लॉक्स फंक्शनिंग ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूँ मैं। ब्लॉक जो सबसे पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ब्लॉक्स फंक्शनिंग ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड काजेस मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए। अब ये देखो, अब ये 50S यूनिट है और 30S यूनिट है। अब इसने अटैक करना है एमआरएनए पे, एमआरएनए और 30S पर अटैक करना है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एक्ट ऑन 30S राइबोसोम कैन कॉज मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए। जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है इसको मिस रीड कर देगा। जब ये मिस रीड हो जाएगा तो जारी बात है कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगी, और जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो होगा क्या, जारी बात, जब प्रोटीन्स ही नहीं है तो बॉडी ही क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो इट्स बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और दैट लीड्स टू एबनॉर्मल प्रोटीन्स एंड दैट लीड्स टू अल्टीमेट डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। ये देखो, ये मौत का फरिश्ता बैक्टीरिया का। उसके बाद आ टेट्रासाइक्लिन्स पर, ब्लॉक्स टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बाइंडिंग टू राइबोसोम्स। अब ये देखो एमआरएनए टेम्पलेट 30S पर है, वो अपना रीडिंग कर रहा है, ठीक है। नेजल, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये नेजल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना। अब एक ये बाइंडिंग साइट है जिस पर अमाइनो असाइल टीआरएनए ने आकर अटैच होना है, तभी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो आगे बढ़ सकेगी। अब होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो ये साइट पर इनहिबिट करता है, या ये कह सकते हो ये बाइंडिंग या बॉन्ड बना लेता है। तो जब बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर वो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब अमीनो एसिड टीआरएनए को जब आता है तो उसको स्पेस नहीं मिलती, उसको लगता है कि ये जगह ऑलरेडी ही इसने ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये अमीनो एसिड टीआरएनए इसको इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो अमीनो एसिड टीआरएनए को इनहिबिट करता है बाइंड करने पर 30S की बाइंडिंग साइट पर। तो होता क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन ट्रांसफरेज साइट है उस वो काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ होगी। अब आ जाओ क्लोरामफेनिकोल ब्लॉक्स पेप्टाइडेज ट्रांसफरेज। होगा क्या, जब ये ही इनहिबिट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इसका फंक्शन तकरीबन जिस तरह हम बेटा लैक्टम में पढ़ के आएंगे उसी तरह का ही है तकरीबन फंक्शन। मैक्रोलिड्स क्या है, ब्लॉक्स ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रो लेवल पे अगर आपने स्टडी की हुई है ट्रांसलोकेशन क्या है या ट्रांसक्रिप्शन क्या है तो आपको पता होगा कि ट्रांसलोकेशन क्या है। क्लिंडामेशन क्या है, ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जिस तरह के नैम नया के दरमियान बॉन्डिंग नहीं बनेगी, पेंटापेप्टाइड किसी भी बॉन्ड को डैमेज करेगा, तो अगर वो नहीं बनेगी तो जारी बात है सेल वॉल हमारी जो है वो भी वीक होगी। और पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है कि प्रोटीन्स में भी होते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को भी ये डैमेज करेंगे। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है पेंटापेप्टाइड बॉन्ड जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, और जो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं
जब वही ब्लॉक्स हो जाएंगे तो प्रोटीन नहीं बन पाएंगी, और जब प्रोटीन नहीं बन पाएंगी तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। नाइन सॉलिड्स हैं ब्लॉक अर्ली स्टेप्स इन राइबोसोम फॉर्मेशन कैसे ब्लॉक्स 23 एस राइबोसोमल आरएनए ऑफ 50 एस। जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो 30 एस पर एक्शन करती हैं, और जो रिमेनिंग है प्रोटीन सिंथेसिस पर इनिबिट करने वाली जो रिमेनिंग है वो 50 एस पर एक्शन करती हैं। तो ब्लॉक्स 23 Swartberg unit of ribosomal RNA of 50S subunits which prevents the formation of functional 70S initiation complex। जब 70S यूनिट्स मुकम्मल ही नहीं बनेंगे तो प्रोटीन कैसे बनेगी, राइबोसोम कैसे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद टेलिथ्रोमाइसिन लाइक मैक्रोलीड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैक्रोलीड की तरह है जो कि ब्लॉक ट्रांसलोकेशन था, ठीक है ना। इफेक्टिव अगेंस्ट मैक्रोलीड रेजिस्टेंट न्यूमोनोकाइड, अगर जिस बंदे को मैक्रोलीड सूट नहीं कर रही या जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ये उसने रेजिस्टेंट बना लिया है मैक्रोलीड्स के खिलाफ, तो फिर हम उसको लेंजोलिड्स देते हैं। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें भी हम देते हैं, और ब्रोंकाइटिस साइनसाइटिस। उसके बाद स्ट्रेप्टोग्रामिन काज प्री मेच्योर रिलीज ऑफ पेप्टाइड चेन। अब ये स्ट्रेप्टोग्रामिन करता क्या है कि ये जो पेप्टाइड चेन है वो प्री मेच्योर बनाता है। जब प्री मेच्योर चीज़ें बनेगी तो जारी बात है कोई डिफेक्ट होगा चेन में, जब चेन में डिफेक्ट होगा, जब उसके पेप्टाइड बॉन्ड में डिफेक्ट होगा तो प्रोटीन जो है वो नहीं बन जाएंगी, और बनेंगी तो वीक बनेंगी जो कि बाद में ऑलरेडी ब्रेक हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेप्टोग्रामिन, जो स्ट्रेप्टोग्रामिन है वो एक्चुअली टू ड्रग्स का या टू साल्स का कॉम्बिनेशन है, वो क्लिनोमेप्रिस्टिन है और डेल्फोप्रिस्टिन है। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन caused by vancomycin resistant enterococcus faecalis। अब ऊपर हमने पढ़ के आए हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बनाना है जिसको मरसा कहते हैं, मेथिस्टिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस। जब ये कोई बैक्टीरिया उन ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंट बना ले तो हम देते हैं वैंकोमाइसिन, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया वैंकोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं, और जब वैंकोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं तो फिर हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो स्ट्रेप्टोग्रामिन देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक अच्छा सा कंसेप्ट दे दिया, छोटा सा बिल्कुल, और वीडियो इतनी लंबी भी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आप न्यू हैं तो ऑब्वियसली आपका बनता है सब्सक्राइब करना, और अगर आप पुराने हैं और अगर आपने नहीं भी किया सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको जहाँ लगता है कि मैं गलत हूँ प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को बेटर बना सकूँ और बेटर बना सकूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।